गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हमारा सेकंड पार्ट है लेक्चर का ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हमने 4 टॉपिक्स कवर कर लिए थे। बैकग्राउंड ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज, डेवलपमेंट सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस, गालवान वैली स्टैंड ऑफ एंड पेंगोंग त्सो लेक डिस्प्यूट। ठीक है, आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे पहले फैक्टर्स फॉर चाइनाज एग्रेशन, चाइनाज स्वैप ऑफर, 5 fingers of Tibet policy, China's stapled visa issue, China's salami slicing strategy और लास्ट में वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर फैक्टर्स फॉर चाइनाज एग्रेशन से। तो जो ये गालवान वैली में स्टैंड ऑफ हुआ, पेंगोंग त्सो में स्टैंड ऑफ हुआ, तो इसके लिए चाइना ने इस तरह बिहेव क्यों किया, ये फैक्टर्स हम देखते हैं वन आफ्टर अनदर। फर्स्ट, इंडियाज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि हमने कल देखा था कि 1999 में जब इंडिया कारगिल वॉर में बिजी था, तब चाइना ने पीछे से इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के पैंगोंग त्सो लेक में फिंगर फोर तक अपना मोटरेबल रोड बना लिया। ठीक है, इसी तरह आपका जो गालवान एरिया है वहां पर भी हाईवे कंस्ट्रक्शन और आउटपोस्ट की कंस्ट्रक्शन काफी हाई अमाउंट में चल रही थी। ठीक है, तो जब इंडिया ने इसके रिस्पॉन्स में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया, जो कि आपका डीएसडीबी और रोड, दरबुक श्योक, दौलत बेग ओल्डी रोड, जो दौलत बेग ओल्डी इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट आउटपोस्ट है, वहां तक इंडिया कनेक्ट करने के लिए रोड बना रहा था, तो चाइना ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और इसकी वजह से आपका ये मेजर फैक्टर कंसिडर किया जाता है कि चाइना ने स्टैंड ऑफ क्यों किया। ठीक है, और इसी तरह इंडिया की एक अम्ब्रेला स्कीम, सेंट्रल स्कीम भी है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, जिसके अंडर बॉर्डर रोड्स बनाती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, BRO। ठीक है, ये आपके बॉर्डर रोड्स कंस्ट्रक्शन करती है और इनका मैनेजमेंट और जो आउटपोस्ट है वो आपका, जो मैंने अभी स्कीम बताई बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, उसके अंडर आउटपोस्ट भी बनने थे, और आउटपोस्ट भी बनने हैं टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस लाइक ड्रोन, सैटेलाइट सर्वेलेंस। ठीक है, तो ये सब कुछ स्कीम में आता है, तो इंडिया काफी एक्टिव होके स्कीम को एग्जीक्यूट भी कर रही है। ठीक है, और ये इंडिया को करना भी चाहिए, क्योंकि चाइना खुद जब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था, तब चाइना ने ये नहीं सोचा कि डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है। ठीक है, हम देखते हैं जरा चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये गालवान घाटी का व्यू है, गालवान वैली का। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो अर्थ डगआउट है, यहाँ से अर्थ डगआउट करके बाय जेसीबी एंड जो ट्रक्स यूज करके वो ये जो रिवर बेड है उसको क्या कहते हैं, कवर किया जा रहा है, ताकि और एरिया रिक्लेम किया जा सके। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे एरिया रिक्लेम किया जा रहा है चाइना की मिलिट्री के द्वारा। ठीक है, तो रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ये इसके पीछे क्या रीजन है? चाइना अपना वहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड करना चाहता है, यही रीजन है। अब इंडिया रिस्पॉन्स में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे तो चाइना को प्रॉब्लम होती है इस बात से। ठीक है, इसी तरह जो फिंगर 4 एंड 5 पर चाइना ने अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, ये जुलाई 29 2020 की फोटो है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़े से ट्रक्स है। ठीक है, पर यहाँ पर जब सितंबर 7 को देखते हैं हम, तो ये कितने ज्यादा ट्रक्स हो गए। यहाँ पर देखिए कितने ज्यादा कंटेनर्स है, ट्रक्स है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इंक्रीज हो रखी थी। ठीक है, पहले इंडिया फिंगर 8 तक अपना पेट्रोलिंग करता था, अब फिंगर 4 से आगे जा नहीं पाता। ठीक है, तो यही रीजन है कि चाइना धीरे धीरे अपना एरिया इंक्रीज करता जा रहा है एलएसी पे, अपना एरिया इंक्रीज करता जा रहा है एलएसी पे। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज इन द स्टेटस ऑफ JNK। इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 में चेंजेस की अमेंडमेंट लेके आए, ठीक है। जो लद्दाख है उसको यूनियन टेरिटोरी बना दिया और JNK को भी टेरिटोरी बना दिया, यूनियन टेरिटरी पहले स्टेट थे, ठीक है। तो इससे इस जो चेंज से चाइना और पाकिस्तान के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई स्टार्ट होने। वो चिढ़ हो गई उनके अंदर कि इंडिया भाई कैसे यूनिलैटरली एक डिस्प्यूटेड एरिया पे एक्शन किया जा रहा है, ठीक है। चाइना का जो इनसिक्योरिटी थी वो ये थी कि भाई इंडिया ने यूनिलैटरली 370 में अमेंडमेंट कर दिया तो आगे चल के जो लद्दाख रीजन है जिसमें अक्साई चीन चाइना ने कब्जा किया हुआ है तो उस पर भी कुछ एक्शन कर सकती है। तो चाइना को इनसिक्योरिटी फील होने लग गई और पाकिस्तान के बैकिंग से चाइना ने ये JNK का जो मुद्दा है वो UNSC में रेस करने की कोशिश भी की, ठीक है, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। चाइना एक साइड बोलता है कि JNK डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन बायलैटरली होगा, पर वो मल्टीलैटरल लेवल पे लेके जाना चाह रहा है इस इशू को। तो इससे बौखलाहट दिखती है चाइना की कि चाइना अपनी खुद की बात से रिवर्स होके दूसरी बात बोल रहा है। सेकंड पॉइंट इसमें कि चाइना बोलता है कि भाई G23 समिट जो 2020 G20 समिट जो 2023 में JNK में होनी है वो इलीगल है करवाना इंडिया के बाहर। तो वो कहता है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसमें इस तरह के मीटिंग्स नहीं करवा सकते। बट दूसरी साइड देखते हैं जो गिलगित बाल्टिस्तान रीजन है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो उसमें चाइना CPEC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, CPEC रूट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो जब डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं होती है क्या, ठीक है। थर्ड, बायलैटरल टेंशंस। इंडिया ने 2020 में जब कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा था तो एक नई FDI के रूल्स लेके आए जिसमें कि इंडिया के साथ जिस भी कंट्री के लैंड शेयर होता है, बॉर्डर शेयर होता है, तो उनकी FDI इन्वेस्टमेंट जो इंडिया की कंपनीज में होनी है वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू डाइवर्ट होके जाएगी। जब तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उनको थम्स अप नहीं देते तब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसका रीजन ये था कि मेन टारगेट चाइना ही था। इसका रीजन ये था कि आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि उस टाइम कंपनीज की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट हाफ हो गई थी, सेंसेक्स 24-25,000 पॉइंट्स पे आ गया था। तो चाइनीज जो इन्वेस्टर्स थे वो इंडियन कंपनीज में शेयर्स सस्ते में खरीद पा रहे थे और ज्यादा शेयर्स लेके वो आपके पार्टनर बन जा रहे थे और कंट्रोल कर पा रहे थे। अभी हाल फिलहाल में ही क्या कहते हैं आपके जो ईडी की सर्च रेड चल रही है इस तरह की कंपनीज में जिसमें चाइनीज इन्वेस्टर्स की जो डोमिनेंस है वो ज्यादा है। जैसे कल ही आपका पेटीएम और रेजर पे रेड्स हुई है, ठीक है। तो इसी रीजन की वजह से हो रही है। इंडियन इंटेलिजेंस को ये डर है कि ये जो कंपनीज है चाइनीज इन्वेस्टर्स के इन्फ्लुएंस में आके चाइनीज इन्फ्लुएंस में आके जो डाटा है इंडियन कस्टमर्स का वो चाइना भेज रहा है, ठीक है। तो सेकंड आपका इसमें इंडिया ने CPEC और BRI का अपोजिशन भी किया था, ठीक है। तो आपका बायलैटरल टेंशंस अफेक्ट हो रहे थे। अब CPEC का अपोजिशन इंडिया इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजर रहा है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी से गुजर रहा है जहां पर चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये बिल्कुल गलत होता है इंडिया के लिए इसको सपोर्ट करना। और
पाकिस्तान का क्लेम जो है इस रीजन के ऊपर लेजिटिमाइज हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट आपका चाइनाज इंटरनल डायनामिक्स। जो आपका कोरोना वायरस था चाइना में अब तक का सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को फेस करनी पड़ी है। ठीक है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो अभी भी प्री पेंडेमिक लेवल तक उभर नहीं पाई है चाइना की। सेकंड आपका जो जियोपॉलिटिकली जो चाइना के ऊपर प्रेशर बन रहा है वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि चाइना एग्रेसिव हो रहा है साउथ चाइना सी में। ठीक है, जो ताइवान का इशू है, तो चाइना को काफी बैकलैश फेस करना पड़ रहा है वर्ल्ड गवर्नमेंट से, डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज से। इस तो इसलिए जो चाइना की जो पॉपुलेशन है वो काफी हताश है इस बात से। ठीक है, और जो चाइनीज गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो गया है, जिसकी वजह से चाइना अपना ये जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो फेलियर है उसका जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फेलियर है उसका जो ध्यान है वो डाइवर्ट करना चाहता है। इसलिए ये स्टैंड ऑफ हुआ। ठीक है, ताइवान के ऊपर जो प्रेशर अभी एग्रेशन चाइना शो कर रहा है वो हो रहा है, ये सब इसी चीज की वजह से हो रहा है, चाइनाज इंटरनल डायनामिक्स। ठीक है, फिर इंडियाज अलाइनमेंट विद यूएसए। अब यूएस जो है अपनी हेजेमोनी चाइना से लूज कर रहा है। ठीक है, यूएस नहीं चाहता कि उसकी हेजेमोनी लूज हो जाए, चाइना ओवरटेक कर जाए यूएस को। तो इसलिए यूएस इंडिया को एक अल्टरनेटिव देख रहा है चाइना से टैकल करने के लिए, अल्टरनेटिव मॉडल चाइना का। ठीक है, और क्वाड में आप जानते ही है कि इंडिया और यूएस कितने क्लोज आ गए हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके। ठीक है, और आपका मालाबार एक्सरसाइज भी हुई, इसमें ये चारों क्वाड मेंबर्स थे, ये चाइना की तरफ टारगेट कर रही थी ये एक्सरसाइज भी। फिर आपका जो G7 ग्रुप है उसमें चाइना को नहीं बट इंडिया को इनवाइट किया है यूएस ने मेंबर बनने के लिए, जिसके लिए इंडिया ने हाँ भी भर दी है। तो चाइना इन बातों से बौखला गया कि भाई ये क्या हो रहा है, इंडिया को ज्यादा फेवर किया जा रहा है। ठीक है, हमारे ऊपर से। ठीक, और साथ में ही इंडिया के साथ यूएस ने एग्रीमेंट्स भी साइन किए, मिलिट्री एग्रीमेंट्स लाइक आपका लिमोआ LEMOA लिमोआ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसके अंडर जो यूएस और इंडियन शिप्स है एक दूसरे के बेसिस पर फूड, वाटर सप्लाई, फ्यूल सप्लाई, पार्ट्स, ये सब कुछ ले सकते हैं। ठीक है, तो यूएस की अगर वॉरशिप आई और इंडियन ओशन में प्रेजेंट है, अगर उसको अपना क्या कहते हैं सप्लाईज रिप्लेनिश करनी है तो वो इंडियन बेस पे आके, इंडियन पोर्ट पे आके रिप्लेनिश कर सकती है, फ्यूल सप्लाई, फूड सब कुछ ले सकती है। ठीक है, इसी तरह से इंडियन वॉरशिप साउथ चाइना सी में हुई तो जो यूएस के बेसिस है वहां पर, तो वहां से इंडियन जो शिप्स है वो भी अपनी सप्लाईज रिप्लेनिश कर सकती है। ठीक है, सेकंड एग्रीमेंट आपका कॉम कासा। इस एग्रीमेंट से आपका जो कम्युनिकेशन है इंडियन फोर्सेस और यूएस की फोर्सेस या कोई और कंट्री जो यूएस मैन्युफैक्चर्ड मिलिट्री इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन इजी हो गया है। ठीक है, उससे पहले इस एग्रीमेंट से पहले इंडिया यूज नहीं करता था मिलिट्री इक्विपमेंट्स। ठीक है, यूएस डेवलप। ठीक है, तो इसलिए आपका जो कम्युनिकेशन गैप रह जाता था। ठीक, अब हम देखते हैं चाइना का स्वैप ऑफर। ये जो बायलैटरल डिस्प्यूट हो रहा है इंडिया और चाइना के बीच में टेरिटोरी का, इसको रिजोल्व करने के लिए स्वैप ऑफर सजेस्ट किए गए थे चाइना के थ्रू। फर्स्ट ऑफर था बाय जाओ इनलाई इन 1960। नेहरू जी को इन्होंने सजेस्ट किया ये ऑफर। उन्होंने कहा कि भाई आप जो अक्साई चीन है वो
चाइना का पार्ट रिकॉग्नाइज कर लीजिए, इसके बदले हम नॉर्थ ईस्ट जो अरुणाचल प्रदेश है वो आपका पार्ट कंसिडर कर लेंगे, ठीक है? चाइना ने इसलिए ये सजेस्ट किया क्योंकि जो चाइना का हाईवे था G219 वो अक्साई चीन से गुजर रहा था, जो कि तिब्बत और ज़िंजियांग रीजन को कनेक्ट कर रहा था, ठीक है? तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट था चाइना के लिए तिब्बत में एक्सेस के लिए, ठीक है? नेहरू जी ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया, ठीक? उसके बाद सेकंड ऑफर दिया गया 1979 में डेंग ज़ाओपिंग के द्वारा अटल बिहारी जी को, ठीक? अटल बिहारी वाजपेयी जी की विजिट हुई थी 1979 में चाइना में। तो डेंग ज़ाओपिंग ने बोला कि भई बॉर्डर डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज सेटलमेंट करते हैं, जिसमें जो 2 मेजर टेरिटोरीज़ है वो एक-दूसरे की स्वैप कर लेते हैं। जैसे जो अक्साई चीन है वो चाइना का हो जाएगा और जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वो इंडिया का माना जाएगा और जो छोटी-मोटी जो और देयर हियर एंड देयर जो टेरिटोरीज़ है छोटी-छोटी, उनको एक्सचेंज भी कर लेंगे, ठीक है? एक साथ सारा मामला साफ, ठीक? बट वाजपेयी जी ने रिप्लाई दिया कि भई ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज सेटलमेंट नहीं बट सेक्टर बाय सेक्टर सेटलमेंट करे तो बेटर रहेगा। जैसे जो लीस्ट कंट्रोवर्शियल है अरुणाचल प्रदेश उसको पहले सेटल करते हैं, फिर जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल है आपका अक्साई चीन उसकी तरफ मूव करते हैं। बट डेंग ज़ाओपिंग ने ये जो सजेशन थी वाजपेयी जी की ये ठुकरा दी, ठीक है? फिर थर्ड ऑफर ये एक रिवर्सल था स्टैंड का। ये जो ऑफर था ये आपका 1986 में दिया गया चाइना के थ्रू, जब आपका हमारे पीएम राजीव गांधी जी ने चाइना को विजिट किया। इसमें चाइना ने कहा कि जो मेजर डिस्प्यूट है ओवरऑल सेटलमेंट के लिए, वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। पहले क्या बोल रहा था चाइना कि भई अक्साई चीन उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बट अब उन्होंने स्टैंड रिवर्स कर दिया और बोले कि भई अरुणाचल प्रदेश इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो जब तक अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा क्लियर नहीं होता, जब तक बाउंड्री सेटलमेंट हो नहीं सकता। अब ये जो रिवर्सल है ये क्यों हुआ ये देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि 1978 में चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म आ गए थे, जिसकी वजह से चाइनीज़ इकोनॉमी बूम कर रही थी और पावर असिमेट्री हो गई थी इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है? सेकंड आपका ज़िंगजियांग से तिब्बत का जो रोड था वो इनसिग्निफिकेंट हो गया था चाइना के लिए, क्योंकि चाइना ने तिब्बत की एक्सेस करने के लिए अपनी और डिफरेंट टेरिटोरीज़ से रोड एंड रेल रूट्स डेवलप कर लिए थे, ठीक है? तो अक्साई चीन किस लिए इम्पोर्टेंट था? बस G219 की वजह से। तो अब जब रोड एक्सेस, रेल एक्सेस डिफरेंट दूसरे पार्ट से भी हो गई है, तो इम्पोर्टेंस खत्म। वैसे ही वो अनइनहैबिटेड एरिया है, ठीक है? तो इम्पोर्टेंस उसकी कम थी। तीसरा आपका अरुणाचल प्रदेश में जो एथनिसिटी थी आपके तिब्बत्स के जो लोग आके बसे थे अरुणाचल प्रदेश में, जैसे हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि चाइना इनसिक्योर फील कर रहा है कि इंडिया यूज़ कर सकता है ये डेमोग्राफी फॉर प्रो डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन इन चाइना, ठीक है? तो ये करंट स्टैंड है अभी भी चाइना का, ठीक? अब आ जाते हैं हम फिंगर्स 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत पॉलिसी पे। 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत पॉलिसी जो है वो माओ ज़ेडुंग जो लीडर थे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने, इन्होंने कहा कि तिब्बत एक पाल्म है हाथ का, ठीक है? और जो ये फिंगर्स है लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, ये सब फिंगर्स है तिब्बत की और चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब रीजन को लिबरेट करवाना। लिबरेट क्यों करवाना? आपका लद्दाख जो रीजन है और अरुणाचल प्रदेश रीजन है,
वो इंडिपेंडेंस से ही इंडिया के पार्ट पार्ट थे। ठीक। सिक्किम आपका 1975 में इंडिया का पार्ट बन गया। भूटान और नेपाल इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए। ठीक है। तो माओ जेडंग जी का बोलना था कि भाई ये सब तिब्बत के ही पार्ट है, और तिब्बत चाइना के कंट्रोल में, तो मतलब चाइना के ही पार्ट है ये टेरिटोरीज। ये आप मैप देख पा रहे हैं, तिब्बत लेफ्ट में, लद्दाख यहाँ पर, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, रिलेट कर पा रहे होंगे आप। बट ये जो पॉलिसी है माओ जेडंग जी के बाद कभी भी चाइनीज की पब्लिक स्टेटमेंट्स में ऑफिशियली नहीं आई थी, ये डोरमेंट थी। ठीक है, क्योंकि चाइना, जैसे मैंने बताया, अरुणाचल प्रदेश पार्ट था इंडिया का, अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया था चाइना ने। ठीक है, बट डोकलाम स्टैंड ऑफ जो 2017 का है, उसके बाद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की एक मैगजीन में इस पॉलिसी का एग्जिस्टेंस का खुलासा हुआ। ठीक है, आर्टिकल कहता है कि जो इंडिया का कोवर्ट सपोर्ट है टू तिब्बतियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, वो इसलिए है कि भाई इंडिया को पता है हथेली आपके जब तक फ्री नहीं होती, तो फिंगर्स के साथ मिलके जब तक वो यूजलेस है। ठीक है, पांचों फिंगर्स पे कंट्रोल करना हथेली के बिना मुमकिन नहीं है। चाइना के इस मैगजीन का कहना ये था। और ये भी कहते हैं कि जो तिब्बतियन कल्चर है वो मेन फोर्स है इन सभी पांचों फिंगर्स में। ठीक है, और चाइना इतना इन्वेस्टमेंट और ट्रेड कर देगा इन एरियाज में कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस इंडिया के इन्फ्लुएंस से ऊपर हो जाएगा, और वो इंडिया का इन्फ्लुएंस बिल्कुल एलिमिनेट कर देगा इन एरियाज में। जैसे आप देख पा रहे हैं कि आजकल नेपाल इसी तरह मूव कर रहा है। नेपाल में चाइना ने हेवीली इन्वेस्टमेंट की है, ट्रेड भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो नेपाल पे वो इसी स्ट्रेटेजी को लेके ये मूव्स कर रहा है। ठीक है, भूटान को वो दोनों तरफ से घेरने की कोशिश करना चाहता है। वेस्टर्न साइड से डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ। ठीक है, ईस्टर्न साइड से वो तवांग रीजन को इंडिया से लेना चाहता है, ताकि ईस्टर्न साइड से भी वो सराउंड कर सके भूटान को। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं चाइना स्टेपल्ड वीजा इशू। जो चाइना है वो इंडिया की दो स्टेट, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जो सिटीजन्स है उनको अपनी कंट्री में आने के लिए स्टेपल्ड वीजा प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो कहता है कि भाई ये अरुणाचल प्रदेश है, वो हमारा पार्ट है, बट जो सिटीजन्स है वो चाइनीज नहीं है। ठीक, वो कहता है कि भाई जो अरुणाचल प्रदेश के सिटीजन है उनको अपनी कंट्री में, जो कि चाइना, उसमें आने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं है। बट ये अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है, तो इसलिए हमें स्टेपल्ड वीजा देना पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के सिटीजन्स को। ठीक, स्टेपल वीजा देने का मेन रीजन ये है कि वो स्टेपलर होता है ना, स्टेपलर यूज करके आपके पासपोर्ट में अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, और उसका कोई पीछे सबूत नहीं छूटता। जब वो आपका हटाते हैं वो स्टेपलर को, स्टेपल पिन को, तो कोई सबूत नहीं रहता कि भाई ये जो पर्सन है इसने चाइना में विजिट किया था। ये एक एग्जांपल है स्टेपल्ड वीजा का। ये आप स्टेपल पिन देख पा रहे होंगे दोनों साइड। ठीक है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? इसके इम्प्लीकेशन ये है कि जब कोई वर्कर या विजिटर चाइना में अपने घर वापस जाता है, मतलब होम कंट्री जो कि इंडिया है, तो ये एंट्री एग्जिट पास इसको फाड़ दिया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी रिकॉर्ड नहीं आ पाता पासपोर्ट में इस ट्रिप का। ठीक, अब ये सिक्योरिटी चैलेंज हो जाता है इंडिया के लिए।
ठीक है। चाइना ये इसलिए करता है कि अगर वो परमानेंट मार्क देगा इनके पासपोर्ट्स पे, तो एक तरह से चाइना अ, भाई ये कंसीडर कर रहा है कि भाई जे-एंड-के और अरुणाचल प्रदेश टेरिटोरी है इंडिया की, ठीक है? परमानेंट मार्क अगर दे देगा, तो वो ये इम्प्लाई करेगा कि जे-एंड-के पार्ट है टेरिटोरी की, ठीक है? जो कि चाइना नहीं चाहता। और जो ये चैलेंज है इंडिया के लिए कि भई कोई स्टेपल्ड वीज़ा इश्यू कर रहा है उसके सिटिज़न्स को, तो इसका मतलब ये है कि एनी वे कंट्री इज़ कंसीडरिंग द लैंड एज़ इट्स टेरिटोरी। इंडिया का जो रीजन है उसको अपना लैंड कंसीडर कर रहा है, ठीक है? इससे नेक्स्ट चैलेंज ये आ जाता है कि चाइना जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स है, उनको इनवाइट करके उनके साथ स्ट्रैटेजी डेवलप करके चाइना को यूनिटी में खलन डालना चाहता है, ठीक है? क्योंकि कोई सबूत तो मिल नहीं पाता ट्रिप का, ठीक है? नेक्स्ट हम आ जाते हैं चाइनाज़ सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी। It is a strategy by which government of China use small provocations, ठीक है? बड़े प्रोवोकेशन नहीं, छोटे-छोटे प्रोवोकेशन, but which cumulatively produce much larger action or result, ठीक है? जो आपके डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ और आपका पैंगोंग त्सो लेक में फिंगर फोर तक चाइना पहुंच गया। पहले आपका पास्ट में तिब्बत का एनेक्सेशन और अक्साई चीन का कैप्चर करना, ठीक है? ये सब कुछ इस स्ट्रैटेजी के अंडर ही आता है, सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी। इसमें चाइना थोड़ा-थोड़ा मूवमेंट करता रहता है, ठीक है? और धीरे-धीरे जब आप फाइनल रिजल्ट देखोगे अब से 50-100 साल बाद, तो आप देखोगे कि ये टोटल में कितना ज़्यादा एरिया चाइना ने घेर लिया होता है। जैसे कि आपका जो आपका ये आपका डोकलाम में चाइना ने रोड बनाया, डोकाला तक आ गए, ठीक है? कल हमने देखा था। और आपका गालवान वैली में 1 किलोमीटर एलएसी जो है चाइना के फ़ेवर में चला गया, गालवान क्लैशेस से पीपी-14 तक पहले इंडियन पेट्रोल्स करते थे, बट अब पीपी-14 तक चाइना ने अपना आउटपोस्ट बना लिया, रोड बना लिया। इसी तरह पैंगोंग त्सो लेक में फिंगर 8 तक जाते थे इंडियन सोल्जर्स पेट्रोल करने, बट अब फिंगर 4 तक जा पाते हैं। तो इस तरह से 8 किलोमीटर आपका वेस्ट में मूव हो गई एलएसी, ठीक है? जो चाइना के फ़ेवर में चली गई। तो ये सारी स्ट्रैटेजी टेरिटरी की स्ट्रैटेजी जो है चाइना चाइना की है सलामी स्लाइसिंग की। इसी तरह से ये इकोनॉमिक एरिया में भी यूज़ करते हैं चाइना, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी के थ्रू। इसमें क्या है कि हेवी लोन्स आपका मिडल इनकम कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है? नेपाल इन सबको दे देता है चाइना। और चाइना को पता भी है कि भई ये सब कंट्रीज़ इन लोन को कभी वापस नहीं दे पाएँगे, ठीक है? और फिर जब वो लोन वापस नहीं दे पाते, तो उनके साथ एग्रीमेंट करके उनकी जो टेरिटोरी है, उस पे कब्ज़ा कर लेते हैं, लीज़ पे ले लेते हैं। जैसे हम्बनटोटा पोर्ट को 99 इयर्स के लिए लीज़ पे ले लिया चाइना ने, ठीक है? अब इससे रिसेंटली जो आपका स जो सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप थी चाइना की, वो हम्बनटोटा पोर्ट में भी आई, ठीक है? जिसकी वजह से क्या कहते हैं, जो पोर्ट्स है तमिलनाडु के, चेन्नई के, वो इस शिप के रडार पे आ गए। सैटेलाइट और मिसाइल ट्रैक कर सकते हैं ये, ठीक है? इंडिया ने अपोज़ भी किया चाइना से कि भई ये चाइना से नहीं श्रीलंका से कि भई आप इस वेसल को अपने पोर्ट में मत आने आने दीजिए क्योंकि हमारी सिक्योरिटी के लिए ही खतरा है। बट जो श्रीलंका है वो इतना मजबूर है इस डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी के अंडर कि वो रोक नहीं पाया, बस डिफर कर पाया विजिट, ठीक है? वो बोले कि भई हम 1 हफ्ता टाल सकते हैं, रोक नहीं सकते, ठीक है? तो ये
डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी, सलामी स्लाइस स्ट्रेटजी के अंडर यूज करता है चाइना। ठीक है, इसी तरह से जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है, आगे चल के पाकिस्तान में अपने जो ग्वादर पोर्ट है उस पे भी इसी तरह की डेवलपमेंट्स दिखेगी। नेपाल में जो इन्वेस्टमेंट चाइना हेवीली कर रहा है, आगे चल के नेपाल को भी अपना रीजन कुछ है लीज पे देना पड़ेगा चाइना को। ठीक है, तो इस तरह से चाइना इंसर्कल करना चाह रहा है इंडिया को। ठीक, जो ये डिवाइड एंड कॉन्कर टैक्टिक है चाइना की, इसके दो चॉइसेस है। या तो चुपचाप चाइना की सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी सहते रहो, या फिर वॉर करो चाइना के साथ। ठीक है, अब ये जो मिडिल इनकम कंट्रीज जैसे नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सेकंड ऑप्शन की तरफ तो मूव कर नहीं सकती, ये इतने कैपेबल है नहीं कि चाइना से वॉर कर ले। ठीक है, तो ये चुपचाप जो है सफर करते रहते हैं चाइना की सलामी स्लाइसिंग। ठीक है, और ये धीरे-धीरे चाइना इनका जो रीजन है वो लेता रहेगा। सिमिलर जो है एक्शन चाइना साउथ चाइना सी में भी कर रहा है। ठीक है, बट अब सभी कंट्रीज को ये समझ में आने लग गई है चाइना की स्ट्रेटेजी कि चाइना वही धीरे-धीरे हमें फँसा रहा है अपने जाल में। ठीक है, और उन्होंने ग्रुप अकेले तो सामना कर नहीं सकते चाइना का, क्योंकि चाइना भाई सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मिलिटरीली इतनी पावरफुल है, सुपीरियर है। तो वो ग्रुप्स में आने लग गए हैं। वो आपके जैसे क्वाड हो गया, क्वाड एक पार्टनरशिप है इस तरह की। ठीक है, तो ग्रुप्स में पार्टनरशिप में आने लग गए दूसरी कंट्रीज के साथ, ताकि चाइना को रिस्पोंड कर सके और इस जालवे से निकलने में उनको हेल्प कर सके वे पार्टनर्स। ठीक है, वे फॉरवर्ड में आ जाते हैं। फर्स्ट है प्रिपेयर मिलिटरीली। चाइना को रिस्पोंड करने के लिए इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हेवीली तो कर ही रहा है, जैसे हमने देखा। ठीक है, उसके साथ-साथ जो इंडिया वो इन्वेस्ट भी कर रहा है मिलिट्री इक्विपमेंट्स में, एंड इंडिया ने रशिया से S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम भी परचेज किया। ठीक है, और जो अपनी फोर्सेस है उनको भी इसी तरह से ट्रेन कर रहा है कि भाई एलएसी पे कुछ भी मिसहैपनिंग होती है, क्योंकि फायर आर्म्स तो यूज कर नहीं सकते, हैंड टू हैंड कॉम्बैट होगा, तो इसी तरह से डेवलप कर रही है इंडिया भी कि आगे चल के हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो तो इंडिया भी मुकाबला कर सके। ठीक है, प्रेशर पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए इंडिया को। प्रेशर पॉइंट्स जैसे कि इंडिया जो है 10 लार्जेस्ट जो चाइना के पार्टनर्स है, ट्रेड पार्टनर्स उनमें आता है, और इस फर्स्ट हाफ में चाइना ने इंडिया में 58 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। इंडिया को प्रेशर बनाना चाहिए चाइना के ऊपर कि भाई आपका ट्रेड इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, इंडिया ने ऐप्स भी इसी इसी को चलते चाइनीज ऐप्स को भी बैन किया। ठीक है, वीवो और ओप्पो जो चाइनीज कंपनी है उनके ऊपर भी जो इंडियन एजेंसीज है वो रेड्स डाल रही है, सर्वेलेंस में है। ठीक है, फिर जो दूसरा प्रेशर पॉइंट हो सकता है, जैसे इंडिया की वन चाइना पॉलिसी। ठीक है, इंडिया प्रेशर बनाए चाइना के ऊपर, भाई आप बोलते हो कि ताइवान आपका पार्ट है, आप चाहते हो दूसरे कंट्रीज भी रिकॉग्नाइज करे कि भाई ताइवान आपका पार्ट है, तो आप भी वन इंडिया पॉलिसी को रिकॉग्नाइज करें, जिसमें अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट माने और जो अक्साई चीन है उसको भी लिबरेट करके इंडिया को वापस सौंपे। ठीक है, फिर इंडिया को एलएसी से आगे हटके और भी डायरेक्शंस में देखना चाहिए, फोकस को शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका इंडियन ओशन। ठीक है, इंडो पैसिफिक ओशन। इंडियन ओशन में जैसे
मलक्का स्ट्रेट है यहाँ पर, ये मलक्का स्ट्रेट है। यहाँ से चाइना की 80% ऑयल एंड गैस इंपोर्ट होती है, 60% चाइनीज एक्सपोर्ट यहाँ से गुजरते हैं। अब यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, यहाँ पर जो है ट्राई सर्विस कमांड है इंडिया की अंडमान निकोबार में। तो इसको यूज करके मलक्का स्ट्रेट पे इंडिया का प्रेशर और जो प्रेजेंस है वो बढ़ाना चाहिए ताकि चाइना प्रेशर में आए। ठीक है, ये जो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट पे सीपैक वो लिंकेज कर रहा है, वो इस मलक्का स्ट्रेट डिलेमा को ही ओवरटेक करने के लिए चाइना कर रहा है। ठीक है, तो मलक्का स्ट्रेट चाइना के लिए इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चाइना ऑल्टरनेटिव्स ढूंढता है मलक्का स्ट्रेट के लिए। तो इंडिया को ये बात समझनी चाहिए और इस पे प्रेशर बनाना चाहिए। ठीक, गोइंग ग्लोबल, जो आपका चाइना जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है बॉर्डर रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से आपका जो मिडिल इनकम कंट्रीज में, ठीक है, तो उससे वो डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी में वो फंसा रहा है उन कंट्रीज को। ठीक है, तो इंडिया को एज एन ऑल्टरनेटिव आना चाहिए ग्लोबल लेवल पे इन कंट्रीज के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो वही हर कोई कंट्री चाहेगा कि हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो, ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो इंडिया को वो अल्टरनेटिव बनना चाहिए ताकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस इन कंट्रीज पे बढ़ जाता है और वो एरियाज लीज कर लेता है, तो इनसे वो कंट्रीज बचे और इंडिया की इनसिक्योरिटी कम हो। फिर बिल्डिंग अलायंसेस, आप जैसे आपका क्वाड है उसी तरह से और भी अलायंसेस इंडिया को बनानी चाहिए। साउथ चाइना सी में चाइना बहुत एग्रेसिव है, फिलीपाइंस के ऊपर प्रेशर बनाता है, इंडोनेशिया के ऊपर प्रेशर बनाता है कि भाई हमारे रीजन के ऊपर आपने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तो इन कंट्रीज के साथ मिलके इंडिया को अलायंसेस बनाने चाहिए ताकि चाइना के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। ठीक है, इंडिया ने इसी के चलते आपका जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो फिलीपाइंस को सप्लाई की। ठीक है, ताकि चाइना के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके फिलीपाइंस की साइड से। अब इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है इंडिया से। ठीक है, इसी के चलते साथ ही ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भी इंडिया को अपनी अलायंसेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए इन मिलिट्री सेक्टर। जो ऑस्ट्रेलिया है उसका चाइना के साथ ट्रेड वॉर चल रहा है, तो इस चीज की अपॉर्चुनिटी यूज करके इंडिया को यूज करनी चाहिए। ठीक है, अलाइनिंग विद यूएस, यूएस वर्ल्ड की सुपर पावर है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली इन मिलिट्री सेक्टर ऑल्सो यूएस चाइना से कई डेकेड्स आगे है। तो इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए। यूएस पहले ही इंडिया को अपना जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर कंसीडर करता है इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, इंडिया को एज एन ऑल्टरनेटिव मॉडल भी प्रेजेंट करता है चाइना का। ठीक है, और अभी रिसेंटली इसी के चलते जो काटसा से एग्जाम्शन भी मिली S-400 डील को लेके, मिसाइल डील जो थी रशिया से। ठीक है, तो इसी तरह की जो और ज्यादा जो आपकी डिप्लोमेसी और जो क्लोजनेस है वो इंडिया को यूएस के साथ इंक्रीज करनी चाहिए। यूएस का खुद अपना पर्सनल रीजन भी है इंडिया की तरफ मूव करने का, क्योंकि वो नहीं चाहता चाइना उसकी हेजेमनी कम करे वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, तो इंडिया इज परफेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड परफेक्ट पार्टनर फॉर यूएस। ठीक है, टू टैकल चाइना। लास्ट हमारा टेकिंग द लॉन्ग व्यू। इंडियन जो इकोनॉमी है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, डायनामिक है, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिकली इंडिया इज वेरी स्टेबल। ठीक है, जो जियोग्राफी है, ओशनिक जियोग्राफी, वो काफी सूटेबल है ट्रेड रूट्स के लिए इंडिया की।
जो और ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ही कम देशों के पास है ये सारी चीज़ें एक साथ होना। वर्ल्ड लेवल पे और जो कमिटीज़ है, इंटरनेशनल बॉडीज़ है, उसपे भी इंडिया बहुत ही स्ट्रांगली प्रेज़ेंट है। इंडिया को ये सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, ठीक है? टू टैकल चाइना एंड गिव एन अल्टरनेटिव मॉडल टू चाइना। अब जो ये बीआरआई से इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना, ठीक है? और लीज़ पे ले रहा है, कब्ज़ा कर रहा है लैंड पे, तो साउथ एशियन कंट्रीज़ को ये अब समझ में आ जाना चाहिए कि चाइना का गेम प्लान क्या है, ठीक है? और इसी गेम प्लान को टैकल करने के लिए इन सभी कंट्रीज़ को इंडिया के साथ यूनाइट होना चाहिए। इंडिया को सार्क जो ऑर्गनाइज़ेशन है, उसको रिवाइव करना चाहिए फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया, ताकि इन कंट्रीज़ को बचाया जा सके चाइना के इन्फ्लुएंस से, ठीक है? लास्ट में जो यूएन वर्ल्ड बॉडी है, उसमें जो इंडिया की मूवमेंट चल रही है कि रिस्ट्रक्चर की जाए, इंडिया को अ, जो है परमानेंट मेंबर्स में इंक्लूड किया जाए, उसकी तरफ और प्रेशर बिल्डअप करते रहना चाहिए इंडिया को, ठीक है? इन सब चीज़ों के चलते चाइना को इंडिया बहुत ईज़िली ही टैकल कर पाएगा, ठीक है? तो यही है हमारा इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट जो टॉपिक का कंक्लूजन।